राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। यक्षित वेद को समझाते हुए बोला, बेटा रात बहुत हो गई है ना। अगर आप देर तक जाग रहे हैं तो कल स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। इसलिए मम्मा ने चाची को जाने के लिए कहा। वेद अपनी मम्मा की तरफ सरकते हुए वन्या की गोद में बैठते हुए बोला, मम्मा वेद और इचू को स्टोरी सुनाओ ना। पर वेद ने देखा कि उसकी मम्मा नाराज़ लग रही हैं। उसने वन्या के चेहरे को अपनी हाथों में लेते हुए कहा, प्लीज मम्मा अब आगे। वन्या अपने बेटे से झूठी नाराज़गी दिखाते हुए बोली, पर आपको तो अपनी चाची के साथ खेलना था ना बेटा। अपनी मम्मा की बातें सुनकर नन्हा वेद वन्या की नेक पर अपने छोटे छोटे हाथ डालकर उस पर झूलने लगा और बोला, मम्मा मुझे और इच्छू को अपनी स्टोरी चुननी है, प्लीज ना मम्मा। अपने बेटे को अपनी मम्मा का ममता देख यक्षित स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। वहीं वन्या भी अपने बेटे की मासूमियत देख खुद को पिघलने से रोक नहीं पा रही थी। वेद अभी भी वन्या के चेहरे को एकटक निहार रहा था। उसे लगा कि मम्मा अब भी उससे नाराज़ है, इसलिए वह अपना मासूम सा चेहरा वन्या के चेहरे के करीब ले जाकर अपने छोटे छोटे प्यारे हाथों से उसके गाल को चूम लेता है। वन्या ने अब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे मनाने के लिए उसका वेद कुछ ऐसा भी करने वाला है। वैसे भी वन्या अपने बेबी को इस प्यारी सी किस से पहले पिघल चुकी थी, पर वह ये देखना चाहती थी कि अगर उससे नाराज़ रहने पर का नाटक किया तो उसका बेबी उसे कैसे मनाएगा। इसी को सोच में वन्या ने नन्हे वेद के इस किस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। नन्हा वेद दोबारा अपनी मम्मा को किसी देने लगा। वह अपने छोटे होठों से वन्या के गाल को बार बार चूम रहा था। वन्या को अपने बेबी की इस हरकत से गुदगुदी तो बहुत हो रही थी, पर वह फिर भी खुद को कंट्रोल किए हुए थी। ये देखकर नन्ही शानी भी बहुत एक्साइटेड हो गई। वह अपने हाथ और घुटनों के बल सरकते हुए अपनी मम्मा के पास पहुंच गई और उसके गालों के पास पहुंचकर वो भी अपनी मम्मा को किसी करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह भी वन्या को मनाना चाह रही हो। नन्हा वेद और नन्ही ईशानी दोनों अपनी मम्मा के पूरे चेहरे को किस करने में लगे हुए थे। उनकी इस हरकत को वन्या क्यूट खुद ही खिलखिलाकर हंस से रोक नहीं पा रही थी। वहीं यक्षित को अपने ही बच्चों से जलन महसूस हो रही थी। वन्या खिलखिलाकर हंसते हुए अपने दोनों हाथों से वेद और ईशानी दोनों को हक कर लेती है और हंसते बोली, बस करो बच्चों, वरना हंसते हंसते तुम्हारी मम्मा का पेट दुख जाएगा। वेद मासूमियत से बोला, पर मम्मा आप ना हंसते हुए बहुत प्यारी लगती हैं। वन्या वेद की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा अब और परेशान करोगे मम्मा को। वेद और ईशानी दोनों अच्छे बच्चे की तरह नाम में सिर हिला देते हैं। वन्या दोनों के सिर पर प्यार से हाथ फिरते हुए दोनों को प्यार से चूमते हुए बोली, मेरे प्यारे बच्चों चलो आप तुम दोनों सो जाओ। वन्या के यह कहते ही दोनों बच्चे वन्या से लिपट गए और अपनी आंखें बंद कर ली। वन्या ने एक नज़र यक्षित को देखा और स्माइल करने लगी। यक्षित ने नन्ही ईशानी को अपनी गोद में लिया। वन्या वेद को सुलाने लगी। यक्षित ने नन्ही ईशानी को अपने ऊपर कर लिया और उसकी पीठ पर प्यार से सहलाने लगी। थोड़ी ही देर में वह अपने डैड के सीने में सिर रखकर सो गई। यक्षित ने अपनी नन्ही परी को माथे को प्यार से चूम लिया, उसे अपनी बाहों में सिक्योर करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। दृष्टि अनय और का भी वेट कर रही थी। वह कमरे में ही इधर टहल ही रही थी कि अनय कमरे में आया और उसकी निगाहें सबसे पहले दृष्टि पर ही आकर रुकी। वह उसे एकटक देख रहा था क्योंकि दृष्टि ने क्रीम कलर की सैटिन की शॉर्ट्स नाइट ड्रेस पहनी हुई थी और वो अब उसके घुटनों तक आ रही थी। ऊपर से उसने सेम कलर का श्रग पहना हुआ था। इस लुक में दृष्टि बेहद अट्रैक्टिव लग रही थी। अनय आहिस्ते कदमों से दृष्टि के पास गया और अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, इसलिए उसे अनय का रूम में आने का कोई अंदाज़ा भी नहीं हुआ। अनय आहिस्ते से दृष्टि के करीब जाकर उसे पीछे से हक कर लेता है और अनय की इस अचानक हरकत से दृष्टि चौंक गई। तभी उसकी सांसों में एक जानी पहचानी खुशबू खुली और उसने राहत की सांस ली। दृष्टि ने अपनी आंखें बंद कर ली और अनय के सीने में अपना सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद करके अनय को महसूस करने लगी। अनय ने उसे पीछे से हक करके अपनी आंखें बंद किए हुए खड़ा था।
दोनों इस वक्त शांत थे। ऐसा कम ही होता था जब अनय को ऐसा मौका मिलता हो। अनय जब भी उसके करीब आने की कोशिश करता, दृष्टि हमेशा उसे सताने के लिए उसे दूर भागना रहती थी। पर आज सीन कुछ अलग था। अनय ने भी काफ़ी सुकून मिल रहा था यह देखकर कि दृष्टि आज उसकी भाव में रहना चाहती है। दृष्टि ने इस तरह देखकर अनय के डिज़ायर और बढ़ने लगे थे। वह दृष्टि को जी भरकर प्यार करना चाहता था। थोड़ी देर तक उसे अपनी बाहों में फील करने के बाद अनय ने उसे अपनी तरफ पलट दिया और दृष्टि के गालों पर अपने हाथ रखकर उसके गुलाबी होठों को अपने होठों से सहलाते बोला, वाइफी तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रही हो? अनय की बातें सुनकर दृष्टि कंफ्यूज में बोली, पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। दृष्टि सच कह रही थी। उसके हिसाब से उसने ना तो कोई ऐसी वैसी हरकत की जो अनय को भगा सके और उसे अपने कपड़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं था। अनय दृष्टि के पास गया, उसके गाल पर प्यार से सहलाते हुए इसकी आंखों में झांकते हुए बोला, अच्छा। फिर वह दृष्टि को एक झटके से अपनी गोद में उठा लेता है। दृष्टि हैरान रह जाती है। फिर अचानक दृष्टि को याद आता है कि वह अनय को पिछले कितने घंटों से वेट कर रही थी। वह आज काफ़ी लेट आ गया था और दृष्टि उससे नाराज़ भी तो थी। ये याद आते ही दृष्टि अपने हाथ पैर मारते हुए अनय से छूटने की कोशिश करने लगी। दृष्टि की इस हरकत से अनय हैरान रह गया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही तो दृष्टि किसी मासूम बिल्ली के बच्चे की तरह लग रही थी और अभी अचानक जंगली बिल्ली वाले फॉर्म में आ रही थी। दृष्टि अनय की तरफ घूरते हुए बोली, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। मैंने आपका कितना वेट किया, पर आप थे कि ये भूल ही गए कि कमरे में आपकी बीवी भी होगी जो आकर इंतज़ार कर रही होगी आपका। दृष्टि की शिकायतें सुनकर अनय खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाया। उसने दृष्टि को आहिस्ते पे बेड पर सुला दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। अनय ने अपने दोनों हाथों को सपोर्ट बेड पर ले रखा था ताकि दृष्टि पर उसकी बॉडी का वेट ना पड़े। इस तरह दोनों के चेहरे बिल्कुल पास पास थे। दोनों एक दूसरे की गर्म सांसों को एक दूसरे के चेहरे पर फील कर पा रहे थे। अनय की नज़दीकियाँ अक्सर दृष्टि की सांसें थमने के लिए काफ़ी होती थीं। इस बार भी वह कुछ ऐसा ही हो रहा था। अनय दृष्टि के बिल्कुल करीब था, पर वह कुछ कर ही नहीं रहा था सिवाय दृष्टि को एकटक देखने के। उसकी इन नज़रों से दृष्टि काफ़ी बेचैन हो रही थी। वह अनय की तरफ एक नज़र देखकर अपनी लड़खड़ाती जबान के साथ बोली, अनय आप ऐसा क्या देख रहे हैं? चुपचाप सो जाइए ना, रात बहुत हो गई है। दृष्टि ने बहुत हिम्मत जुटाकर कही थी, क्योंकि वह देख पा रही थी कि अनय का मूड अभी सोने का तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। अनय दृष्टि के चेहरे पर उंगली चलाते हुए बोला, वाइफी तुम अभी तो कह रही थी कि तुम मुझसे नाराज़ हो, और अब एक अच्छे हस्बैंड की तरह मुझे तुम्हें मनाना भी तो होगा ना। मैंने ये काफ़ी मदहोशी से कही थी, तो वहीं दृष्टि जानती थी कि अनय ने मनाने का तरीका क्या था, इसलिए वह अनय के सीने पर हाथ रखते बोली, नाराज़? मैं तो आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ अनय, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दीजिए। ये बोलकर वह अनय को खुद से दूर कर उसकी तरफ से करवट लेकर सो जाती है। दृष्टि ने यह कह तो दिया, पर वह जानती थी कि अनय कुछ ना करे, इतना शरीफ तो वह नहीं था। दृष्टि की इस हरकत पर अनय खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाया। भले ही दृष्टि का हालत अंदर से कितनी भी खराब हो, पर वह चेहरे पे कभी शो नहीं करती थी। इन शॉर्ट्स वह अपने एक्सप्रेशंस छिपाने में बहुत माहिर थी। वह अनय को अपनी हस्बैंड था, पर अनय उसका हस्बैंड था। वह दृष्टि के एक्सप्रेशंस को पहले ही पढ़ लेता था। अनय ने दृष्टि की कमर पर हाथ डालकर उसे अपनी तरफ पलट दिया और उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान में पीछे करते बोला, बी अ गुड गर्ल वाइफी। अभी अभी तो तुम कह रही थी कि तुम मुझे से नाराज़ हो, और अब तुम मुझसे झूठ भी बोलने लगी हो, हाँ? ये बोलकर वह दृष्टि के ईयर लुक को आहिस्ते से बाइट कर लेता है। अनय की इस हरकत से दृष्टि को उसका इंटेंस समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती। इससे पहले कि दृष्टि कुछ बोलती, अनय उसकी शक को कंधे से सरकार कर उसे किस करने लगता है। अनय की नज़दीकियों को रेजिस्ट कर पाना दृष्टि के बस में नहीं था, इसलिए वह बहाना बनाते हुए बोली, अनय अनय वो मेरी कमर में मोच आ गई है, प्लीज़ मुझे रेस्ट करने दीजिए। दृष्टि को बिना सिर पैर का बहाना बनाता देख अनय को मन ही मन उस पर काफ़ी ज़ोर से हंसी आ रही थी।
पर वह भी आज दृष्टि को छेड़ने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं था। उसने एक नज़र दृष्टि की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा। अनय को अपनी बात मानता देख दृष्टि ने एक राहत की सांस ली, पर यह उसकी एक गलतफहमी मात्र थी। तभी अनय बेड की तरफ इशारा करते हुए बोला, दृष्टि तेरे को यहाँ छिपकली है। जैसे ही अनय ने यह कहा, दृष्टि डर के मारे बेड से उठते हुए बोली, कहाँ है छिपकली। अनय भी एक झटके में बेड से उठ जाता है। अनय उसे छोटी आंखों से घूरने लगा। दृष्टि समझ गई कि उसका सफ़ेद झूठ पकड़ा गया है। इससे पहले कि वह अनय को एक्सप्लेन करती, अनय उसके करीब आकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो तुम झूठ बोल रही थी वाइफी, इसकी पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए ना। अनय ने दृष्टि को बेड पर पटक दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। वह दृष्टि को फाइट करने के लिए बड़ा सा मुंह खोलकर उसके नेक की तरफ झुकने लगा। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अनय कोई खूंखार शेर और दृष्टि कोई मासूम सही खरगोश। दृष्टि के कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अनय की बॉडी पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोली, अनय प्लीज़ धीरे, मुझे बहुत दर्द होगा। आप जानते ना मेरी स्किन कितनी डेलिकेट है। अनय भी दृष्टि को परेशान करते हुए बोला, वो सब तुम्हें झूठ बोलने से पहले सोचना चाहिए था। ये बोलकर वह उसके नेक की तरफ झुक जाता है। वैसे इतना बड़ा मुंह तो उसने दृष्टि को डराने के लिए खोला था। वह भी जानता था कि दृष्टि की बॉडी नाजुक सी है। एक छोटे से बाइट मार्क को उसकी स्किन से जाने में काफ़ी वक्त लगता था। वह आहिस्ते से उसकी नेक को बाइट करता है, पर फिर भी दृष्टि की एक हल्की आह निकल जाती है। अनय दृष्टि को घूरते बोला, तुम्हें इतने से भी दर्द हो जाता है। दृष्टि अपने मन में बोली, अगर आप डेविल की तरह इतने दांत गड़ाएंगे तो दर्द तो होगा ही ना। अनय ने दृष्टि को मन ही मन पढ़ ली थी और मन ही मन स्माइल कर रहा था। वह दृष्टि के चेहरे की तरफ झुक कर आहिस्ते से उसके माथे को चूम लेता है। फिर धीरे धीरे दृष्टि के चेहरे को, बाकी फीचर्स को भी एक एक करके अपने होठों से छू लेता है। बस उसके होठों पर आकर ठहर जाता है। जैसे ही वह दृष्टि के होठों पर तरफ बढ़ता है, पर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अनय आहिस्ते से दृष्टि के होठों को अपने होठ रख देता है। जब वह किस करना स्टार्ट करता है तो दृष्टि की माइंड ब्लॉक हो जाता है और अनय काफ़ी सॉफ्टली दृष्टि को किस कर रहा था, क्योंकि वह दृष्टि को इन्वॉल्वमेंट भी चाहता था। अनय की प्यार भरी किस से सामने दृष्टि खुद को रोक नहीं पाती और वह भी अनय के साथ देने लगती है। थोड़ी देर में दोनों कपड़े एक दूसरे में उलझे हुए फर्श पर पड़े थे। अनय उसे पागलों की तरह से किस कर रहा था और दृष्टि के मुंह से हल्की हल्की आहें निकल रही थी। एक कमरा जो दिखने में कैसे किसी कॉलेज के क्लासरूम की तरह लग रहा था, उसमें एक लड़की बैठी हुई थी। ये लड़की और कोई नहीं, दृष्टि थी। क्लास में उसका अलावा और कोई नहीं था। तभी ये वो एक ख्वाब देख रही है। सॉरी, मेरा 2 लाइन रह गई थी बीच में। अनय उसे पागलों की तरह किस कर रहा था। दृष्टि के मुंह से हल्की हल्की आहें निकल रही थी। दोनों की सांसें काफ़ी तेज हो चुकी थी। दूसरे को प्यार करते हुए दोनों एक बार फिर एक हो जाते हैं। अनय दृष्टि को अपने प्यार लुटा रहा था और दृष्टि के जहन में अचानक से कुछ तैर गया। एक कमरा जो एक दिखने में किसी कॉलेज के क्लासरूम की तरह लग रहा था, उसमें एक लड़की बैठी हुई थी। ये लड़की और कोई नहीं, दृष्टि थी। क्लास में उसके अलावा और कोई नहीं था। तभी एक हैंडसम लड़का उस क्लास में एंटर होता है। कॉलेज की सारी लड़कियां उस पर मरती थी, पर वह हमेशा दृष्टि के आगे पीछे घूमा करता था। दृष्टि ने उसे कभी भाव नहीं दिया। उसकी लाइफ में इतने स्ट्रगल्स थे कि उसे इन सब पर ध्यान देने का मौका ही नहीं मिला और उसने इसकी कभी इच्छा भी नहीं जताई। वह लड़का दृष्टि के पास आ गया। उसका चेहरा देखकर दृष्टि इरिटेट हो गई। वह समझ गई कि यह किसी पर्पस से उसके पास आया है। वह इरिटेट होकर उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगी कि उस लड़के ने दृष्टि का हाथ पकड़ लिया और उसे जाने से रोक लिया। उस लड़की की इस हरकत पर दृष्टि को बहुत गुस्सा आ। वह उसकी तरफ देखकर डांट पीटते हुए बोली, रोहित ये क्या करते हैं, मेरा हाथ छोड़ो। पर उस लड़के ने दृष्टि का हाथ नहीं छोड़ा तो दृष्टि ने गुस्से से उसे एक थप्पड़ लगा दिया। दृष्टि के थप्पड़ मारते ही रोहित पूरी तरह तिलमिला गया और उसने दृष्टि की तरफ देखते ही कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद दृष्टि को भी नहीं थी। रोहित ने दृष्टि की तरफ गुस्से से घूरते हुए कहा, यू नो वॉट,
दृष्टि, तुम मेरे क्या किसी भी लड़के के लायक नहीं हो। रोहित की ये बातें सुनकर दृष्टि के कदम वहीं जम गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सामने वाला लड़का जो उसके आगे पीछे घूमा करता था, उसकी एक झलक पाने के लिए मरता था, वो ऐसा क्यों बोल रहा है। दृष्टि के अपनी तरफ यूँ सवालिया नज़रों से देख रोहित बोला, ऐसा क्या देख रही हो? मैं जानता हूँ कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। मैंने तो बेकार में तुमसे शादी तक के सपने देख लिए थे। अच्छा हुआ मुझे तुम्हारी सच्चाई पहले ही पता चल गई। रोहित के ये शब्द दृष्टि के सीने पर खंजर से काम कर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोहित को ये बात कैसे पता चली, पर रोहित यहाँ भी नहीं रुका। वह दृष्टि को ह्यूमिलेट करना जारी रखते हुए बोला, अगर कोई गलती से तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ भी गया, उसने तुमसे शादी कर भी ली, तो तुम्हारी सच्चाई पता लगते ही वह तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। मेरी ये बात हमेशा याद रखना। ये बोलकर वह वहाँ से चला गया। दृष्टि की आंखों में अचानक आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में वह कैसे रिएक्ट करे। भले ही वह रोहित को पसंद नहीं करती थी, पर उसकी कई कठोर बातों ने दृष्टि को हिलाकर रख दिया, क्योंकि रोहित की बातें बिल्कुल सच थीं। आज दृष्टि को अचानक सालों पहले की बात फिर से रिमाइंड हो गई और उसके दिल में डर घर करने लगा। दृष्टि की आंखों में ये सारी बातें सोचकर आंसू भी आने लगे थे। अनय जो अपनी दृष्टि को प्यार करने में बिजी था, उसने दृष्टि के आंसू देख लिए। वह उसके आंसू पहुँचते हुए उसके माथे पर प्यार से चूमते बोला, भाई भी क्या हुआ? कहीं तुम्हें दर्द हो तो नहीं हो रहा? दृष्टि ने अपनी भरी आंखों से एक नज़र अनय की तरफ देखा और अपने मन में बोली, हाँ बहुत दर्द हो रहा है अनय, मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है ये सोचकर कि अगर मेरी सच्चाई आपको पता चल गई तो कहीं आप मुझे छोड़ ना दें। दृष्टि ने एक नज़र अनय की तरफ देखा और ना में सिर हिलाते बोली, नहीं मैं ठीक हूँ। पर यह बोलते हुए वह काफ़ी लो साउंड कर रही थी। अनय ने दृष्टि को ज़्यादा परेशान नहीं किया और वह उससे अलग होकर दृष्टि के खूबसूरत चेहरे को एकटक देखने लगा। दृष्टि ने अपनी आंखें बंद की और अनय के सीने में अपना सर टिका लिया। अनय ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। दृष्टि इस वक्त अपनी बाहों में एक छोटी सी बच्ची लग रही थी। थोड़ी देर तक यूं ही रहने के बाद अनय उसे अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम आ जाता है और बाथ टब में टेम्परेचर सेट करते हुए टब को हॉट वाटर से भर देता है ताकि दृष्टि थोड़ा रिलैक्स फील कर सके। वह दृष्टि को बाथटब में डालकर खुद भी उसके अंदर आ जाता है। दृष्टि काफ़ी थकी हुई लग रही थी, इसलिए गर्म पानी के एहसास से उसे काफ़ी राहत महसूस होने लगी। उसने अनय के सीने पर अपना सिर टिकाया और अपने आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में अनय को दृष्टि की गहरी सांसों की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। यह सुनकर अनय के फेस पर एक स्माइल आ गई, क्योंकि वह समझ चुका था कि दृष्टि सो चुकी है। वह अपना चेहरा झुकाकर दृष्टि के चेहरे पे तरफ देखते हुए बोला, ये लड़की बिना। वह उसे जगाते हुए बोला, हे दृष्टि वेकअप, तुम्हें नहीं लगता तुमने सोने के लिए रोल प्ले चूज़ किया है? सॉरी वेकअप, तुम्हें नहीं लगता तुमने सोने के लिए रॉन्ग प्लेस चूज़ की है? दृष्टि अपनी नींद भरी आंखों से एक नज़र अनय को देखती है और फिर बोलती है, अनय मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज़ सोने दीजिए ना। अनय दृष्टि के गालों पर थपथपाते बोला, ठीक है पर तुम नहा तो लो। दृष्टि काफ़ी थकी हुई लग रही थी, इसलिए अनय ने उसे जेंटली क्लीन किया और फिर खुद को क्लीन करने के बाद दृष्टि को क्लोजेट रूम में ले जाकर एक कंफर्टेबल नाइट वियर पहना दिए। सिंघानिया मेंशन में अनय और विवेक का आना जाना लगा रहता था, इसलिए वहाँ पर उनके अलग से कमरे बने रहे थे। साथ में उनकी ज़रूरत का सामान भी रखा हुआ था। जब अनय की शादी दृष्टि से हुई थी, उसने दृष्टि की ज़रूरत का सारा सामान भी यहाँ पर रखवा दिया था। दृष्टि काफ़ी थकी हुई थी, इसलिए बेड पर जाते ही वह सो गई। अनय उसके बगल में लेट गया। खुद को और दृष्टि को ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर करने के बाद दृष्टि की कमर पर हाथ डालकर उसकी पीठ पर अपने सीने से चिपकाकर उसने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। दूसरी तरफ रात के करीब 11 बज चुके थे और विवेक भी जीविका को लेकर अपनी कार में बैठ गया। दोनों ने काफ़ी खूबसूरत मोमेंट्स एक दूसरे के साथ बिताए। जीविका के चेहरे पर एक स्माइल थी जो विवेक के खुशी करने के लिए काफ़ी थी। विवेक ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और जीविका ने उसके कंधे पर सिर रख दिया। विवेक कार ड्राइव करते हुए जीविका के माथे को आहिस्ते से चूम लेता है। थोड़ी देर बाद उसकी कार एक सुनसान रोड पर गुजरने लगी। जीविका को ऐसे फील हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है।
उसने विंडो से बाहर झांककर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। जीविका को लगा कि शायद ये उसका वहम हो सकता है, इसलिए उसने अपने इंस्टिंक्ट को इग्नोर किया और वह थोड़ी ही देर बाद उसे फिर से ऐसा फील हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इस बार जब जीविका ने अपने बगल में देखा तो वहाँ पर सच में एक कार थी। जीविका ने डर के मारे विवेक की बाजू पकड़ ली। विवेक एक हाथ से जीविका के सिर को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ जीविका, तुम डरी हुई लग रही हो। जीविका ने अपनी घबराई हुई आंखों से विवेक की तरफ देखकर बोला, विवेक मुझे लग रहा है ये हमारी बगल वाली कार हमारा पीछा कर रही है। विवेक ने जीविका की बात मानकर उसे साइड में देखा तो उसे सच में एक कार नजर आई जो कि दिखने में काफ़ी सस्पिशियस लग रही थी। ये देखकर विवेक की आंखें बिल्कुल सर्द हो गईं। उसने रोड पर भी ध्यान से नोटिस किया तो पाया कि जनरली ये रोड पूरी तरह से सुनसान नहीं होती जो इस वक्त लग रही थी। वैसे तो विवेक को ऐसी सिचुएशन में अकेले हैंडल करने की आदत हो चुकी थी, पर इस वक्त जीविका भी उसके साथ थी। उसे जीविका की बहुत फिक्र हो रही थी। विवेक को सोच ही रहा था कि तभी उसे सामने से 3 और कारें आती हुई नजर आईं जो किसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन की लग रही थी। विवेक ये सोच में लगा हुआ था कि किस तरह से वे अपनी कार सेफली यहाँ से निकाल पाए। जीविका ने भी उन कारों को देख लिया था। उसे डर तो काफ़ी लग रहा था, पर फिर भी वह अपने डर को काबू में करते हुए समझदारी से काम ले रही थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके डर की वजह से विवेक को सिचुएशन हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम आए। इसलिए विवेक की बाँह पकड़कर वह बिल्कुल शांत हो गई, पर उसकी धड़कनें इस वक्त काफ़ी तेज थीं। जीविका की बढ़ी हुई धड़कनों को विवेक महसूस कर पा रहा था। वह समझ गया था कि उसकी जीविका इस वक्त काफ़ी डरी हुई है, पर फिर भी वह उसके लिए अपने डर को काबू में किए हुए हिम्मत से काम कर रही है। चारों कारें विवेक के कार के बेहद पास आ चुकी थी और फायरिंग भी शुरू हो गई थी। वो जगह कुछ ऐसी थी, अगर विवेक अपनी सिक्योरिटी इंचार्ज को भी कॉल करता तो उन्हें आने में कम से कम 20 मिनट का वक्त तो लग ही जाता। विवेक की कार बुलेट प्रूफ थी और उसका आर्किटेक्चरल भी कुछ ऐसा था कि कोई भी आसानी से कार को डैमेज नहीं कर सकता था। बुलेट से तो उसकी कार सुरक्षित थी, पर फायरिंग की दिल को दहला देने वाली आवाज़ें अच्छे से सुनाई दे रही थी। जीविका इन सब से काफ़ी डरी हुई थी, पर फिर भी वह काफ़ी खामोश थी। उसने कभी इमेजिन नहीं किया कि इतने खूबसूरत डेट के आने के बाद उन्हें कुछ ऐसा नज़ारा भी देखने को मिलेगा। जीविका का हाथ पसीना पसीना हो गया। विवेक की एक बाहें पकड़कर वह अपना चेहरा उसकी तरफ छुपाए हुए ही थी, क्योंकि ऐसा नज़ारा देख पाना जीविका के लिए बहुत मुश्किल था। विवेक ने रवि को कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शंस पहले ही दे दिए, इससे पहले कि उन अननोन अटैकर्स की कारें विवेक की कार को डैमेज कर पाती। ब्लैक जवाकार के स्क्वाड के वेल ट्रेंड बॉडीगार्ड्स की कार, जो कि रास्ते में कुछ वक्त के लिए ख़राब हो गई थी, वो वहाँ पहुँच गई। उन्हें तुरंत अपनी पोजीशन ले ली और विवेक की कार को प्रोटेक्ट करने लगे। विवेक ये जानना चाहता था कि इस हमले के पीछे किसका हाथ है, पर इस वक्त उसकी जीविका उसकी बाहों में डरी सहमी सी चिपकी हुई थी और इस वक्त वह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी थी। इसलिए वह जीविका को थाम कर कार में बैठा रहा। थोड़ी देर में बीजीएस के आर्म्ड फोर्स ने उन अटैकर्स की कार को पूरी तरह से डैमेज कर उनकी छुट्टी कर दी। विवेक समझ गया था कि बीजीएस की आर्मी है। ये कार में मौजूद एक बॉडीगार्ड ने उन्हें जाने का इशारा किया। विवेक ने अपनी कार स्टार्ट की और सिंघानिया मेंशन के लिए निकल गया। वह जानता था कि उसका मेंशन पहुंचना इस वक्त बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जीविका को ऐसी सिचुएशन हैंडल करने की आदत नहीं थी। विवेक ने 1 घंटे का सफ़र आधे घंटे में तय कर लिया। कार पार्क करने के बाद उसने एक नज़र जीविका की तरफ देखा, जो अभी भी उससे चिपकी हुई थी। उसके हाथों से पसीने को विवेक अपनी भौं पर महसूस कर सकता था। उसके फिक्र भरी निगाहों से एक नज़र जीविका की तरफ देखा और उसने सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, जीविका देखो, हम मैंशन पहुंच गए। पर जीविका ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। विवेक ने उसे 2-3 बार आवाज़ दी, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसने जीविका के बालों को अपने चेहरे से हटाया और देखा कि जीविका की आंखें बंद हैं। उसने जीविका को हाथ को थामने की कोशिश की
तो वह हवा में झूल गया। यह समझ गया कि जीविका डर के मारे बेहोश हो चुकी थी। विवेक ने देर नहीं की, कार का दरवाज़ा खोलकर जीविका को अपने भाव में थाम लिया। उसे इस वक्त जीविका की बहुत फिक्र हो रही थी। जीविका का पूरा चेहरा पसीने से लथपथ था। माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें अभी भी चमक रही थी। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। विवेक के लिए अच्छी खबर थी कि मेंशन में कोई जाग नहीं रहा था। वह जीविका को अपनी बाहों में उठाकर मेंशन के मेन दरवाजे के पास आया। एक बॉडीगार्ड ने विवेक के हाथों से लेकर दरवाज़ा खोला। विवेक अंदर एंटर हुआ। जीविका को लेकर वह उसके कमरे की तरफ जाने लगा। विवेक को इस वक्त जीविका की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। वह जीविका का रूम में आया और अंदर से जाकर बेड पर आहिस्ते से लेटा दिया। जीविका अभी भी होश में नहीं थी। वह जीविका के गालों पर थपकी देते हुए बोला, जीविका प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। पर उसे बार बार होश में लाने की कोशिश करने के बावजूद वह होश में नहीं आ रही थी। इस वक्त वह कोई डॉक्टर भी नहीं बुला सकता था क्योंकि रात के 12 बज रहे थे। जीविका की तरफ देखते हुए विवेक गुस्से में अपनी कोल्ड टोन में बोला, जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। विवेक वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो गया। कपड़े चेंज करने के बाद वह वापस जीविका के पास आया। उसकी सैंडल रिमूव की और वहाँ पास के पानी का जग रखा हुआ था। थोड़ा सा पानी लेकर अपने हाथों में लेकर जीविका के चेहरे पे छींटे मारने लगा। थोड़ी ही देर में उसकी बॉडी में हलचल होने लगी। जीविका जैसे ही होश में आई वह अचानक पैनिक करने लगी। विवेक ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ को रब करते हुए उसे शांत करते बोला, रिलैक्स, सब ठीक है, हम इस वक्त तुम्हारे कमरे में हैं। विवेक के शांत कराने पर वह थोड़ी ही देर में शांत हो गई, पर विवेक से दूर भी नहीं हो रही थी। विवेक उसे यूं ही थामे हुए था। उसे इस बात की खुशी थी कि जीविका को होश आ गया है। थोड़ी ही देर में उसे जीविका की कोई मूवमेंट फील नहीं हुई। उसने जीविका के चेहरे को देखा तो वह सो चुकी थी। विवेक ने उसके माथे को प्यार से चूम लिया। फिर उसकी निगाहें जीविका के कपड़ों की तरफ गई। उसने अभी भी वही कपड़े पहन रखे थे। जीविका के लिए पूरी रात इन कपड़ों में बिताना अनकंफर्टेबल हो सकता था, इसलिए विवेक क्लोजेट रूम से जाकर एक नाइट सूट ले आया। उसने आहिस्ते से जीविका के कपड़े रिमूव किए और उसे उसकी नाइट सूट पहना दिया है। जीविका इतनी गहरी नींद में थी कि उसे इस बात का कोई एहसास ही नहीं हुआ। विवेक ने आहिस्ते से जीविका के माथे को चूम लिया और उसे ब्लैंकेट से कवर करके वहाँ से जा ही रहा था कि तभी जीविका ने नींद में ही विवेक का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही वह विवेक को अपने पास से रोकना चाहती हो, जीविका की इस हरकत पर विवेक स्माइल करते हुए उसके पास आ गया। उसके बगल में लेटते हुए उसने बहुत ही प्यार से जीविका के माथे को चूम लिया और उसके सिर को सहलाने लगा। विवेक की नज़दीकियों को जीविका नींद में ही महसूस कर पा रही थी और धीरे से सरकते हुए विवेक के सीने के पास चली गई और अपना चेहरा छुपा लिया। वह नींद में ही बड़बड़ाते हुए बोली, विवेक मुझे डर लग रहा है। विवेक आपके बालों पर हाथ फेरते हुए उसके माथे पर प्यार से चूम कर बोला, डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ। और इसके साथ ही थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जीविका शांत हो गई थी और विवेक कुछ देर तक जीविका को पास ही देख रहा था। फिर जब उसे एहसास हुआ कि वह अब नहीं उठने वाली है तो उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए वह जीविका के रूम में निकल गया। इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। वह अपने कमरे की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसे कुछ अनयूजुअल सा फील हुआ। वह वहीं रुक गया और इधर उधर से देखने लगा कि वहाँ पर क्या अजीब है। विवेक की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने हॉल में 2 इंसानी परछाई देखी। वह जल्दी से पिलर के पीछे छिप गया, पर जैसे ही सामने की तरफ देखा वहाँ पर कोई नहीं था। विवेक को लगा कि हो सकता है शायद ही उसका कोई भ्रम हो, इसलिए वह अपने कमरे की तरफ चला गया। पर इस इंसिडेंट के बारे में वह अभी भी सोच रहा था। जब विवेक वहाँ से चला गया तो वो 2 इंसानी परछाई दीवार में छिपकर एक दूसरे से बातें करने लगी। उनकी आवाज़ बहुत ही धीमी थी, जिसे उन दोनों के अलावा और कोई नहीं सुन सकता था। पहले ने कहा, लगता है इस शख्स को हम पर शक हो गया है। दूसरे ने भी पहले के सपोर्ट किया, हाँ तुम सही कह रहे हो। पहले ने कहा, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, अगर पकड़े गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। दूसरे वाले ने थम्स अप का साइन किया और दोनों वहाँ से निकल गए। सुबह का वक्त
वेद इस वक्त अपनी मम्मा को चिपककर एक सुकून भरी नींद सो रहा था और सुबह के 6 बज चुके थे, पर वन्या और वेद दोनों की आंखें खुली नहीं थी। वन्या ने आहिस्ते से अपने बच्चे के सिर पर टटोला। उसने अपनी आंखें खोली और सबसे पहले वेद का चेहरा देखा। सोते हुए वह हमेशा की तरह ही बेहद मासूम नजर आ रहा था। वन्या ने आहिस्ते से अपने उसके माथे को उसके दोनों गुलाबी गालों से चूम लिया। वन्या के ममता भरे स्पर्श को नन्हा वेद बखूबी पहचानता था। उसने जल्दी से अपनी टिमटिमाती आंखों को खोल दिया। वह उससे फेस पर एक स्माइल आ गई। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वन्या के गाल को छूते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मम्मा। वन्या ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बेबी। वन्या उसके बेटे को बहुत ध्यान से देख रही थी। अपने बेटे को उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब उसका बच्चा 5 साल का होने वाला है। जब वह सिंघानिया मेंशन में आई थी तो वेद एक नन्हा सा 3 साल का बच्चा था, पर अब वह धीरे धीरे बिग बॉय बन रहा था। 2 साल कैसे रेत की तरह फिसल गए वन्या को पता ही नहीं चला। अपनी मम्मा को खुद को यूं निहारता देखकर नन्हा वेद अपनी मम्मा के गाल को हाथ रखते बोला, मम्मा आप क्या देख रही हो? वन्या वेद के इस हाथ को अपने हाथ में लेकर वेद को नन्ही हथेली को चूमते हुए बोली, अपने हैंडसम बेबी को देख रही हूँ बेटा। अपनी मम्मा के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर वेद बहुत खुश हो गया। वह वन्या की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा क्या मैं सच में बहुत हैंडसम हूँ? वन्या उसके गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए हाँ में सिर हिला देती है। वेद एक्साइटेड होते हुए बोला, मम्मा क्या मैं डैडी से भी ज़्यादा हैंडसम हूँ? अपने वेद की मासूमियत से भरी आवाज़ें सुनकर वन्या खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। वह हंसते हुए नन्हे वेद के गुलाबी गालों को पिंच कर देती है और बोलती है, हाँ आप डैडी से भी ज़्यादा हैंडसम हैं। तभी वन्या की निगाहें बेड पर जाती हैं जहाँ यक्षित और नन्ही शानी दोनों नहीं थे। यक्षित का तो समझ गई कि वह इस वक्त जिम में होंगे, पर उनकी नन्ही प्यारी उसकी नन्ही परी कहाँ है? वन्या की ये सोच कर भौएं तन गई कि कहीं उसके डैडी उसकी 6 महीने की बच्ची को जिम तो नहीं ले गए। ये सोचकर वन्या नाम में सिर हिलाते बोली, यक्षित मैं आपका क्या करूं? वही मासूम वेद अपनी टिमटिमाती आंखों से वन्या की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा इच्छू कहाँ है? वन्या बैठ के उठ गई और वेद के भी अपनी गोद में लेकर बेड से उठते हुए बोली, इशू अपनी डैडी के साथ होगी बेटा। वन्या वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो जाती है। फिर वेद को भी फ्रेश कराकर उसे उसका क्यूट सा ट्रैक सूट और स्पोर्ट्स शूज़ पहना देती है। फिर वह वेद को लेकर नीचे की तरफ जाने लगती है। वन्या ने यक्षित को बालकनी से नीचे गार्डन में देखा था, पर नन्ही शानी उसे नहीं नजर आ रही थी, इसलिए वह उसके लिए थोड़ी परेशान हो गई थी। वह वेद को लेकर नीचे गार्डन में आई, जहाँ पर यक्षित, अनय और विवेक तीनों अपने ट्रैक सूट में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। वन्या वेद को लेकर सीधे यक्षित के पास गई। विवेक और अनय ने वन्या को ग्रीट किया। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित इशू कहाँ है? मुझे लगा कि वो आपके पास होगी, पर वो आपके पास नहीं है तो फिर कहाँ है? वन्या को परेशान होता देख यक्षित के फेस पर एक स्माइल आ गई। वहीं यक्षित की इस स्माइल से वन्या चिढ़ गई। वह यक्षित को बिगड़ते हुए बोली, आप बताएंगे भी मुझे यूँ स्माइल करते क्या मतलब है? आपको पता भी है मुझे आपको प्रिंसेस की कितनी फिक्र हो रही है। नन्हा वेद भी अपनी शक भरी निगाहों से अपने डैडी को देख रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि वह अपनी मम्मा की टीम में है। यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, रिलैक्स वाइफी, डैडी की प्रिंसेस अपने डैडी के साथ ही है। वह तुमने मेरे बेटे को अपनी टीम में शामिल कर अच्छा नहीं किया। ये बोलकर वेद ने की तरफ देखने लगा। नन्हा वेद अपने डैडी को घूरते हुए अपनी मम्मा को हक कर लेता, जैसे कह रहा हूँ, डैडी मैं मम्मा की टीम में हूँ। यक्षित नन्हे वेद की इस हरकत पर स्माइल करता है। वही अनय और विवेक इस क्यूट सी फैमिली की नोक झोंक देख रहे थे। वन्या यक्षित को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, ईशू आपके साथ है तो वो दिखाई क्यों नहीं दे रही? कहाँ छिप कर रखा है आपने मेरी बेटी को? तभी यक्षित आहिस्ते से अपने जैकेट की चेन ओपन करता है। वन्या और वेद की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि नन्ही शानी अपने डैडी के सीने से किसी छोटे से बिल्ली के बच्चे की तरह दुबकी हुई थी। वह अपनी टिमटिमाती आंखों से अपनी मम्मा और अपने भाई को देख रही थी।
यक्षित ने उसे गर्म कपड़ों से पूरी तरह कवर किया था। उसने उसे क्यूट सी मंकी कैप पहनाई हुई थी, फुल लेंथ की पिंक कलर की क्यूट सी टी शर्ट और नीचे फुल लेंथ की पैंट, क्यूट से बेबी स्वेटर और पैरों में छोटे छोटे से शूज़। वह इस लुक में बेहद क्यूट नजर आ रही थी। बस उसकी एक जोड़ी मोती जैसी आंखें ही नजर आ रही थीं। विवेक और अनय ने इस वक्त यक्षित से इस क्यूट सी जीती जागती गुड़िया के लिए जलन महसूस हो रही थी। इससे पहले कि अनय कुछ कह पाता, विवेक ने बाजी मार ली और नन्ही ईशानी को अपनी गोद में ले लिया। अनय विवेक को घूरता ही रह गया। यक्षित और वन्या दोनों अनय और विवेक की इस हरकत से खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। विवेक नन्ही ईशानी को क्यूट क्यूट से गालों को चूमते हुए बोला, जब मेरी जीविका के साथ शादी होगी ना, फिर हमारी बिल्कुल ऐसी एक क्यूट सी छोटी सी बेटी होगी। मैं उसे इसी तरह खूब प्यार करूँगा। ये बोलकर वह नन्ही ईशानी को लगभग खुद से चिपका लेता है। नन्ही ईशानी उसके विवेक चाचू की तरफ ही देख रही थी, जैसे कह रही हो, चाचू क्या करें, आप तो मुझे खुद से चिपका ही लेंगे। विवेक की बातें सुनकर अनय बोला, तुझसे पहले मैं बाप बनूंगा। सबसे पहले मेरी लिटिल प्रिंसेस आएगी, समझा। यक्षित दोनों के बच्चों जैसी बातें सुनकर उन्हें घूर घूर कर देख रहा था। वही वन्या खुद को हंसने से रोक नहीं पा रही थी और वह मन ही मन भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि बहुत जल्द वो दृष्टि की गोद भी भर दे। यक्षित को विवेक और अनय की हरकतें देखकर कभी कभी डाउट हो जाता था कि ये उसी के दोस्त हैं या नर्सरी जाने वाले बच्चे। अनय विवेक की इस तरह देखकर बोला, तेरा हो गया, अब लिटिल प्रिंसेस को मेरी गोद में भी आने दे। पर विवेक नन्ही ईशानी को और प्यार करना चाहता था, इसलिए वह उसके अनय को देखने के लिए राजी नहीं हुआ देने के लिए। उसके बच्चों जैसी फाइट देखकर वन्या भी काफ़ी हैरान थी। दोनों किसी छोटे बच्चे की तरह एक एक हाथ में ईशानी को खींच रहे थे। इससे नन्ही ईशानी की काफ़ी इरिटेट हो गई थी। वे कभी अनय को देखता तो कभी विवेक को। यक्षित जल्दी से विवेक के पास गया और अपनी लिटिल प्रिंसेस को अपनी गोद में लेते हुए उसके गालों को चूमकर दोनों को डांटते हुए बोला, तुम दोनों ने मेरी बेटी का क्या बारबी डॉल समझ रखा है, जो ऐसे बच्चों की तरह छीना झपटी कर रहे हो। यक्षित के डांटे में दोनों का मुंह बन गया। वहीं उसका मुंह देखकर नन्ही ईशानी खिलखिलाकर हंस पड़ी। वन्या यक्षित के पास जाकर नन्ही ईशानी के गालों को पिंच करते हुए बोली, आपकी लिटिल प्रिंसेस बहुत शैतान हो गई है। नन्ही ईशानी काफ़ी देर से अपने डैडी के पास थी, अब वह मम्मा के पास जाना चाहती थी। उसने दोनों हाथ वन्या की तरफ हवा में कर दिए। वन्या ने जल्दी से अपनी नन्ही परी को अपनी गोद में ले लिया। अपनी मम्मा के पास जाते ही वह वन्या के सीने से घुसने की कोशिश करती है। वन्या उसे अपने सीने में छिपाकर उसके सिर पर 2-3 बार किस कर लेती है। नन्हा वेद अपनी बेबी सिस्टर के नन्हे नन्हे पैरों से खेलने लगा। विवेक यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, यक्षित, क्या नन्हे नन्हे बच्चे अपने मॉम डैड को प्रिंसेस को फील कर लेते हैं? यक्षित, क्या नन्हे नन्हे बच्चे अपने मॉम डैड की प्रेजेंस को फील कर लेते हैं? क्या ये बात सच है? यक्षित विवेक की तरफ देखकर बोला, हाँ, ये बात सच है। छोटे बच्चों के कनेक्शन उनके जन्म से पहले ही अपने पेरेंट्स से बन जाता है। जब तू बाप बनेगा ना, तो इन सब चीज़ों को समझ जाएगा। यक्षित की बात पर अनय और विवेक ने भी अपनी नन्ही परी का सपना देखा था। अब ये देखना होगा कि उनका ये सपना कब पूरा होगा। दूसरी तरफ जीविका नींद में जाग चुकी थी। अब उसकी आंखें खुली तो उसका ध्यान अपने कपड़ों पर गया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि जहाँ तक उसे याद था उसने तो सोते वक्त वही पार्टी ड्रेस पहनी हुई थी। फिर उसने कपड़े किसने चेंज किए, वो इसके बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसे विवेक का ख्याल आया। अचानक से उसके चेहरे गुलाबी होने लगे। उसे इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी, ये सोचकर कि विवेक ने उसके कपड़े चेंज किए। जीविका जल्दी से बेड से उठ गई और इस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे। वह जल्दी से वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर बाद वह रेडी होकर बाहर आई। उसे आज विवेक को फेस करने में बहुत शर्म आने वाली थी। वह मन ही मन विवेक को कोस भी रही थी। उन्होंने मेरे कपड़े कैसे चेंज किए, मुझे जगह देते, मैं खुद ही कर लेती। विवेक भी कब का रेडी हो चुका था। वह जीविका का ही वेट कर रहा था, पर जीविका थी कि अपने कमरे से बाहर ही नहीं आ रही थी। सब डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए बैठ चुके थे, पर जीविका की सीट खाली थी। ये देखकर दृष्टि बोली,
जीविका को क्या हुआ, वो ठीक तो है ना? वन्या को भी उसकी फिक्र होने लगी। विवेक दृष्टि और वन्या को तरफ देखते हुए बोला, मैं देखता हूँ, आप लोग स्टार्ट कीजिए। ये बोलकर वह जीविका के कमरे की तरफ चला गया। वन्या और दृष्टि ने सबके लिए ब्रेकफास्ट सर्व किया और वे खुद भी अपनी अपनी चेयर पर बैठ गई। यक्षित और अनय दोनों ने अपनी अपनी बीवियों के लिए ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया। जीविका अपने कमरे में इधर से उधर टहल रही थी। तभी विवेक जीविका के रूम में आ गया। जीविका को लगा नहीं था कि वह अगर नीचे नहीं जाएगी तो विवेक उसे लेने सीधा ऊपर ही आ जाएगा। विवेक ने देखा कि जीविका पूरी तरह से रेडी है, तो फिर नीचे क्यों नहीं आ रही थी। वे अपनी हैरानी भरी निगाहों से जीविका की तरफ देखते हुए बोला, जीविका, तुम ब्रेकफास्ट के लिए नीचे क्यों नहीं आ रही थी? सब तुम्हारा ही तो वेट कर रहे थे। जीविका अब उसे क्या बताती कि ये तो नहीं बोल सकती थी कि आपने मेरे कपड़े चेंज किए, इसलिए मुझे आपको फेस करने में बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए मैं नीचे नहीं आई। जीविका सोच ही रही थी कि वह विवेक को क्या बहाना बनाए और वह बोली, वो जीविका ने आगे तो सोचा ही नहीं कि वो क्या बोलेगी। विवेक उसकी तरफ देखते हुए बोला, बोलो, कोई प्रॉब्लम है क्या? विवेक उसके करीब जाने लगा और उसके फेस एक्सप्रेशन ध्यान से नोटिस करने लगा। विवेक ने अपने करीब आते देख जीविका अपने कदम पीछे लेने लगी। वह विवेक को रोकते हुए बोली, आप चुपचाप एक जगह खड़े रहिए ना। पर विवेक नहीं रुका और जीविका के बिल्कुल करीब आ गया। जीविका दीवार से सट चुकी थी। विवेक ने उसे अपनी बाहों से लॉक कर लिया। जीविका की हालत खराब हो गई और वह समझ गई कि अब विवेक सच सुनने बिना वहाँ से जाएगा नहीं। विवेक अपना एक हाथ जीविका के गालों पर रखते बोला, बताओ मुझे, तुम नीचे क्यों नहीं आ रही थी? जीविका अपनी टिमटिमाती आंखों से विवेक की तरफ देखते बोली, मुझे बहुत शर्म आ रही थी इसलिए। जीविका की बातें सुनकर विवेक कंफ्यूज हो जाता है और उसकी तरफ देखते बोला, भला तुम्हें नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आने में क्यों शर्म आ रही थी? जीविका ने अपनी नज़र झुकाते हुए धीरे से कहा, विवेक, कल रात आपको मेरे कपड़े चेंज करने की क्या ज़रूरत थी? आप मुझे जगा भी तो सकते थे ना। ये बोलते हुए उसे काफ़ी शर्म आ रही थी। विवेक को अब सारा मामला समझ आया कि यह नीचे क्यों नहीं जाना चाहती थी। विवेक जीविका को प्यार से निहारते हुए बोला, जीविका, मेरी तरफ देखो। जीविका ने अपनी गुलाबी आंखों से एक नज़र विवेक की तरफ देखा। विवेक उसके गालों को प्यार से सहलाने लगा। जीविका विवेक की तरफ शिकायती लहजे में बोली, बताइए, आपने ऐसे क्यों किया? सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।